सभी। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। बेटा मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि भारत का विभाजन क्यों हुआ, कैसे हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र के सामने 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी। तो आइए अब हम इसके से आगे के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ने से पहले जरूरी बात बेटा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे रजवाड़ों के बारे में कि ये रजवाड़े कौन थे, इनकी क्या समस्याएं थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेटा रजवाड़े कौन थे, जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। तो बेटा ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में बटा हुआ था, यानी कि ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत यानी कि वे इलाके जो सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, और दूसरे थे रजवाड़े जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट कहते हैं। और उनकी जो संख्या थी बेटा वो थी 565, यानी 565 रजवाड़े थे। अब ये रजवाड़े कौन थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत के ही वो इलाके थे जहां पर राजाओं का शासन था, लेकिन उन्होंने ब्रिटिश सरकार की अधीनता को स्वीकार कर रखा था। यानी कि उन्होंने इस बात को मान रखा था कि जो ब्रिटेन सरकार है वही सर्वोच्च है। ये राजा अपने प्रांत में अपने अंदरूनी मामले स्वयं देखते थे, लेकिन बाहरी मामले ब्रिटेन की सरकार के द्वारा देखे जाते थे। तो ये जो रजवाड़े थे बेटा, जिनकी संख्या 565 थी, ठीक है। और जब अंग्रेज भारत छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने भारत की आजादी की घोषणा कर दी थी, तो उन्होंने इन रजवाड़ों को भी ब्रिटेन की सरकार से आजाद रखने की बात कह दी, लेकिन भारत के टुकड़े करना, यानी ये बात तय थी बेटा कि जब आजादी मिलेगी तो विभाजन के साथ मिलेगी। लेकिन अंग्रेजों का इतने से भी मन नहीं भर रहा था, तो इसीलिए जाते जाते वो रजवाड़ों को ये छूट दे गए थे कि आप चाहो तो भारत में बने रहो, आप चाहो तो पाकिस्तान में जा सकते हो, अगर आप चाहो तो स्वतंत्र भी रह सकते हो। और ये फैसला उन रजवाड़ों की जनता को नहीं लेना था, ये फैसला उन्होंने छोड़ा उन रजवाड़ों के राजाओं पर। यानी अब रजवाड़ों के जो राजा थे उन्हें ये तय करना था कि उन्हें क्या करना है, भारत में रहें, पाकिस्तान में रहें या फिर आजाद बने रहें। तो अब इससे क्या समस्या आ रही थी बेटा, अब समस्या ये आ रही थी जब उनको ये छूट मिल गई थी तो हमें भी ऐसा लगने लग रहा था कि अगर कल को ये रजवाड़े भारतीय संघ से अलग रहने की बात करते हैं तो भारत अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। और जैसे हमें लग रहा था कि समस्या एक गंभीर रूप धारण कर सकती है, और हुआ भी वैसा ही बेटा। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने अपने आप को भारतीय संघ से अलग रखने की बात कर दी। अगले ही दिन हैदराबाद के नवाब ने भी ऐसी ही घोषणा कर दी कि वह तो एक आजाद देश के रूप में रहेंगे। और जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने संविधान सभा में शामिल होने से इनकार कर दिया। यानी कि हमें जैसा अंदेशा लग रहा था कि अगर ये रजवाड़े कुछ ऐसा निर्णय लेते हैं तो भारत का भविष्य कैसा होगा, भारत अनेक असंख्य टुकड़ों में बटा होता। ये समस्या वाकई में अपने आप में बेटा बहुत ज्यादा गंभीर थी और हम इसकी गंभीरता को देख भी रहे थे। अब बात करते हैं बेटा कि सरकार का क्या नजरिया था। उस समय बेटा जो देश में अंतरिम सरकार थी उसने बहुत ही कड़ा रुख अपनाया और वह चाहती थी कि अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो जाए। हालांकि मुस्लिम लीग इस बात के खिलाफ थी, वो चाह रही थी कि ये फैसला रजवाड़ों पर ही छोड़ दिया जाए। और जैसे कि हमें ये दिख रहा था कि समस्या एक गंभीर रूप धारण करने ही जाएगी, तो उस समय बेटा भारत सरकार के इस अंतरिम सरकार के जो पहले उप प्रधानमंत्री थे, भारत के पहले गृह मंत्री थे, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। इसलिए उनके सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो रजवाड़ों को किसी भी तरह से समझाकर बुझाकर जैसे भी हो वह उन्हें भारतीय संघ में शामिल करेंगे। तो ये समस्या हमें जितनी छोटी दिख रही है इतनी छोटी नहीं थी, समस्या बेटा बहुत गंभीर थी। क्योंकि उस समय उड़ीसा में ही 26
छत्तीसगढ़ में 15, गुजरात में अनेक छोटी बड़ी रियासतें थी। और जिस तरह से रजवाड़े कह रहे थे कि वो भारतीय संघ से अलग रहेंगे, वो स्वतंत्र रहेंगे, तो हमें साफ दिख रहा था कि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा। और भारतीय संघ में शामिल करने के लिए रजवाड़ों को मनाना समझाना जो भी करना था वो काम था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। अब देसी रियासतों के बारे में बेटा 3 बातें हमें समझ में आ रही थी। पहली बात ये थी कि अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार थे। दूसरी बात कि कुछ इलाकों को स्वायत्तता भी दी जा सकती थी, यानी कि उस समय जो हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य था बेटा कि किसी तरह से अब हम भारत के और टुकड़े ना होने दें। वैसे ही पाकिस्तान नाम से एक अलग देश की घोषणा की जा चुकी थी, तो इसलिए अब हम नहीं चाहते थे कि अब भारत से कोई भी टुकड़ा अलग हो। इसीलिए उस समय सरकार ने बड़ी ही लचीली नीति अपनाई। ठीक है, वो चाह रहे थे कि जो रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो रहे हैं, अगर हमें उन्हें थोड़ी बहुत भी छूट या स्वायत्तता देनी पड़ रही है तो हम दे सकते थे। तो जैसा कि आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर धारा 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई थी, जिसका अपना अलग संविधान था। क्योंकि उस समय जो हमारे सामने चुनौती थी वो यही चुनौती थी कि हम किसी भी तरह रजवाड़ों को भारतीय संघ से अलग ना होने दें। इसीलिए अगर हमें छूट देनी भी पड़ रही थी तो भारतीय सरकार बहुत ही लचीली नीति अपना रही थी। तीसरी बात बेटा कि कुछ इलाकों को स्वायत्तता दे दी गई थी। फिर विभाजन की पृष्ठभूमि में विभिन्न इलाकों के सवाल पर अब खींचतान जोर पकड़ रही थी। तो ऐसे में देश की एकता और अखंडता पर भी जो प्रश्न था वो सामने उभरकर सामने आ रहा था। अब सबसे बड़ी बात बेटा ये भी थी, क्योंकि हमने जैसे सोच रखा था कि आज़ादी के बाद हम देश में लोकतांत्रिक शासन लाएंगे, हम आज़ादी के बाद एकता के सूत्र में बंधे रहेंगे। अगर ये रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल नहीं हो रहे हैं तो भारत अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता, तो हमारी एकता खंडित हो जाती। दूसरी बात, ये जो रजवाड़े थे, यहाँ के जो राजा थे, वो लोगों को कोई भी लोकतांत्रिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं थे, तो लोकतंत्र को कायम करने का हमारा भी सपना पूरा नहीं होता। तो उसके बाद बेटा अब जो रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है, अधिकतर रजवाड़े थे जो आजादी से पहले भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार हो गए थे, उनसे एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ये एक ऐसा सहमति पत्र था जिस पर साइन करने का अर्थ ये था कि रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार है। उस समय बेटा 4 रजवाड़े ऐसे थे जिनको भारतीय संघ में शामिल करने में हमें काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा था। वो था जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर। हालांकि ये रजवाड़े भी बाद में भारतीय संघ में शामिल हो गए थे, लेकिन उस समय ये भारतीय संघ में शामिल नहीं हुए थे और इन्हें भारतीय संघ में शामिल करने में हमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। अब हम बात करते हैं बेटा हैदराबाद की, कि हैदराबाद का विलय भारत में कैसे हुआ। जो हैदराबाद की रियासत थी बेटा वो एक बहुत बड़ी रियासत थी, चारों ओर भारतीय इलाकों से घिरी हुई थी। और जो हैदराबाद का नवाब था उसको निजाम कहा जाता था, जो दुनिया के दौलतमंद लोगों में से एक था। और निजाम ने बेटा उसने भारत सरकार के साथ नवंबर 1947 में 1 साल के यथास्थिति बहाल रखने का समझौता किया, यानी कि उसने भारतीय सरकार के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था कि वो 1 साल तक अलग रहकर देखेगा। लेकिन इस बीच भी भारतीय सरकार निरंतर हैदराबाद के निजाम से बातचीत करती रही। तभी हैदराबाद के निजाम के खिलाफ वहां पर एक दमनकारी जो आंदोलन था वो शुरू हो गया था। खास तौर पे जो तेलंगाना इलाके के किसान थे वो निजाम के दमनकारी शासन से बहुत दुखी थे और उन्होंने निजाम के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया। महिलाएं भी उसके शासन से बहुत ही दुखी थी, वो भी इस आंदोलन में शामिल हो गई और कम्युनिस्ट और हैदराबाद कांग्रेस भी इस आंदोलन में सबसे अग्रिम पंक्ति में थी। अब जब ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रुख लेता गया और हैदराबाद इसका गढ़ बना हुआ था, तब निजाम ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए एक अर्ध सैनिक बल तैयार किया जिसे रजाकार कहा जाता था। और ये रजाकार बेटा अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक थे, अत्याचारी थे। इन्होंने महिलाओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लूटपाट करनी शुरू कर दी थी। तो ऐसे में सितंबर 1948 में
भारतीय सेना ने इस रजाकारों को किसी तरह से हालात उनको काबू में लाने के लिए अपनी सेना भेजी, रुक रुक कर लड़ाई चली और अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस प्रकार से हैदराबाद भारतीय संघ में शामिल हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा मणिपुर की, कि मणिपुर भारत में कैसे शामिल हुआ। अब जो मणिपुर के बेटा महाराज थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह, और बोधचंद्र सिंह ने भारतीय संघ में विलय होने की सहमति पत्र पर साइन कर दिए थे, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि जो आंतरिक स्वायत्ता है मणिपुर की वो बरकरार रहेगी, यानी जो आंतरिक शासन है वो हमारे द्वारा चलाया जाएगा। तो हमने उनकी इस बात को स्वीकार कर लिया था। फिर जनता के दबाव में वहां पर जून 1948 में बेटा वहां पर चुनाव हुए और चुनाव के बाद मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। लेकिन मणिपुर की विधानसभा में भारत विलय के प्रश्न पर मतभेद उत्पन्न हो रहा था। एक बात और बता दूं बेटा कि मणिपुर भारत का पहला राज्य है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए थे, क्योंकि वैसे आप जानते हो कि पूरे भारत में जो चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। भारत का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था, लेकिन मणिपुर भारत का ऐसा पहला राज्य था जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर जून 1948 में ही चुनाव हो गए थे और वहां पर एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया था। अब मणिपुर में जो निर्वाचित विधानसभा थी वो इस बात को लेकर उनमें मतभेद उत्पन्न हो रहा था कि क्या मणिपुर को भारत में शामिल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब जो बेटा मणिपुर की कांग्रेस थी वो चाहती थी कि मणिपुर भारत में शामिल हो जाए, लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टियां ऐसा नहीं चाहती थी। तब भारत सरकार ने महाराज बोधचंद्र सिंह पर थोड़ा दबाव डाला कि वो किसी तरह से भारतीय संघ में शामिल हो जाए और उन्होंने जो निर्वाचित विधानसभा थी उससे पूछे बगैर, उससे बगैर कोई सलाह किए महाराज पर दबाव बनाया कि वो भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर साइन कर दें और इसमें भारत सरकार को सफलता भी मिली और मणिपुर भारत में शामिल हो गया। लेकिन आज भी मणिपुर के लोगों में एक नाराजगी देखी जाती है, वो इस बात से नाराज हैं कि भारत सरकार ने हमें जबरदस्ती मणिपुर का भारतीय संघ में विलय कर लिया। तो इस प्रकार बेटा आज हमने देखा कि क्या थे ये रजवाड़े, क्या इनको अंग्रेज छूट दे गए थे। अगर ये रजवाड़े भारतीय संघ से अलग रहने की बात करते तो भारत का भविष्य कैसा होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक महत्वपूर्ण चुनौती का सामना करते हुए इसमें सफलता प्राप्त की थी और आज़ादी के बाद अधिकतर रजवाड़े भारतीय संघ में शामिल हो गए थे। बस 4 रजवाड़े थे जिनको भारत में शामिल करने में हमें थोड़ा बल प्रयोग करना पड़ा था, यानी कि थोड़ी सी कह सकते हैं कि उंगली थी वो हमने टेढ़ी कर दी थी। तो आपकी बुक में बेटा हमने पढ़ा था कि हैदराबाद और मणिपुर इनके बारे में तो बुक में दिया हुआ है कि ये किस तरह से भारतीय संघ में शामिल हुए थे, लेकिन जो जूनागढ़ है और जो जम्मू कश्मीर है उसके बारे में नहीं बताया गया। लेकिन मैं फिर भी आपको बताती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि जूनागढ़ को हमने भारतीय संघ में कैसे शामिल किया। बेटा जूनागढ़ की 80% जो जनसंख्या थी वो हिंदू थी, लेकिन वहाँ का राजा मुस्लिम था और वह पाकिस्तान में विलय चाहता था अपना, वो चाहता था कि जूनागढ़ पाकिस्तान में विलय हो जाए। लेकिन वहाँ की जनता के दबाव की वजह से और भारत सरकार ने अपनी सेना का बल प्रयोग करके किसी तरह से जूनागढ़ को भारतीय संघ में शामिल कर लिया था और जो जूनागढ़ का नवाब था बेटा वो पाकिस्तान भाग गया था। बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर की कि जम्मू कश्मीर को हमने भारतीय संघ में कैसे शामिल किया। बेटा जो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, जो रजवाड़े थे, वहाँ का राजा था हरि सिंह और उसने अपने आप को भारतीय संघ से अलग रहने की बात कर दी थी। लेकिन जब पाकिस्तान के कबायलियों ने वहां पर हमला किया तब उसने भारतीय सरकार से मदद मांगी थी। भारतीय सरकार इस शर्त पर मदद देने के लिए तैयार हुई कि अगर वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए तो हम उसको मदद दें। तो ऐसे में राजा हरि सिंह ने हमारी इस बात को स्वीकार कर लिया था और तब हमने उसको भारतीय संघ में शामिल कर लिया था कुछ विशेष छूट के साथ। और जब पाकिस्तान के इस हमले को हमने
उसको पाकिस्तान को हरा दिया था, लेकिन किसी तरह से जम्मू कश्मीर था वो भारतीय संघ में शामिल हो गया था। तो इस प्रकार बेटा एक ये बहुत बड़ी चुनौती थी जो हमारी एकता के सूत्र में बंधे रहने की। उसमें ये जो रजवाड़े थे, ये अगर अपने आप को भारतीय संघ से अलग रखने की बात करते तो हम जानते थे कि हमारी ये जो एकता के सूत्र में बंधे रहने की चुनौती थी, हम उससे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन हमने किस तरह से इस चुनौती का भी सामना किया और आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा भारत है वो किस तरह से एकता के सूत्र में बंधा रहा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज आपको ये रजवाड़े वाला जो टॉपिक था बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा।